अच्छा बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं जी। आज हम एक टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के, छोटे छोटे टॉपिक बाकी रह गए हैं। इसमें एक टॉपिक है रिजर्व प्राइस। कहा जाता है कि रिजर्व प्राइस वो कम से कम कीमत है जिस पर एक सेलर अपने प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट के पहले यूनिट को बेचने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है जी। क्या है बच्चों? वो मिनिमम प्राइस है जिस पर सेलर अपने प्रोडक्ट के पहले यूनिट को मिनिमम प्राइस पर बेचने के लिए तैयार हो जाए, या ये वो कीमत है जो किसी सेलर के लिए काबिले कबूल है किसी चीज को बेचने के लिए। अच्छा जी, तो कहते हैं रिजर्व प्राइस और रिजर्वेशन प्राइस इज मिनिमम अमाउंट दैट ए सेलर विल एक्सेप्ट एज द विनिंग बिड। हम एक मिसाल ले लेते हैं। देखिए, आप कभी कराची गए हो ना, तो कराची में हर दिन एक बाजार लगता है। जुम्मा बाजार, हफ्ता बाजार, इतवार बाजार। वहां पे अक्सर क्या होता है कि कुछ हमारे खान भाई बैठे होते हैं, कपड़ा उपड़ा बेच रहे होते हैं। है जी। तो कोई खातून आ जाती है कि भैया ये सूट कितने का है। तो वो हमेशा यही कहते हैं कि जी, सूट की कीमत वो बताते हैं जो बड़ी ज्यादा हो। जैसे कह दिया 5,000 का, तो पहले रिमार्क्स से ये मिलता है, भैया तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू इमरान खान के साथ मिल गया या नवाज शरीफ के साथ मिल गया, तू महंगाई में जाना चाहता है। इस तरह करके करते कराते 5,000 वाला सूट जो है वो एक ऐसी कीमत पे आके वो कहेगा कि 1,600 से कमती में नहीं दूंगा, 1,600 से कमती में नहीं दूंगा। यानी कि ये उसकी कौन सी कीमत हुई? रिजर्वेशन प्राइस हुई कि अगर 1,600 है तो आपके लिए दस्तयाब है, अगर 1,600 नहीं है तो फिर सूट भूल जाइए, ये सूट आपको नहीं मिल सकता। राइट जी। क्या समझ आती बात की कि 1,600 वो प्राइस है जिस पर मैं कम से कम, अच्छा अब 1,600 वो मिनिमम प्राइस है जिस पर वो सूट मिल जाएगा। अगर वो बाजी 1,650 या 1,700 की ऑफर मार दे तो वो 3 कलर 4 और भी ढूंढ के कहीं से ले आएगा। तो कहानी ये हुई कि किसी भी डायग्राम में जहां से सप्लाई कर्व शुरू होता है वो रिजर्वेशन प्राइस होती है। क्या होती है? रिजर्वेशन प्राइस होती है जहां से ये शुरू होता है। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें 1,600 फर्स्ट यूनिट यहाँ पे है और ये 1,600 है, तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। पहला सूट कितने में मिलेगा? 1,600 में। ये कम से कम कीमत है, लेकिन 1,650 मिल जाए तो साथ वाले से कहेगा यार तेरे पास ग्रीन कलर का भी ऐसा था, वो भी ला। उससे कहेगा यार छोटे छोटे नीला भी पड़ा था स्टॉक में, जा वो भी लेके आ। ठीक है जी। तो आप कभी ओरिगा जाए कपड़ा खरीदने या इचरे जाए और दुकानदार आप पे वारी सदके जाना शुरू हो जाए और उसके कई प्रिंट निकाल के रख दे, इसका मतलब है आपने रिजर्वेशन प्राइस से थोड़ी प्राइस ऊपर दे दी। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। वो याद है 2-3 साल पहले मेरी बेगम मुझे ओरिगा लेकर गई, किसी के कपड़े किसी ने कहा बाहर से, कुवैत से, कि जी ये चाहिए, हमने खरीदे। ठीक है। तो सूट की हमारी डील हुई 1,800 में। सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं यार इतना अच्छा सूट 1,800 में, तो समझ नहीं थी। तो वो बाद में बेगम ने कहा कि उसने महंगा दिया है, वही सूट 1,600 का है पिछड़े में। तो उन्हें फौरन, और लेडीज को पता लग जाता है कि ये चीज फलां जगह सस्ती मिल जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने, और वो हमें कलर दिखाया जा रहा था, एक लेना था उसने 4 थमा दिए। तो हमें वही समझ गया, मैंने कहा ये ना रिजर्वेशन प्राइस से ऊपर कीमत दी है। अगर रिजर्वेशन होती तो ये एक ही सूट देता और मिनिमम कहता है इतने पैसे दो और तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म।
अगर रिजर्वेशन से ज्यादा ऑफर करोगे फिर सप्लाई, ये देखो आगे आगे जाओगे सप्लाई बढ़ती जाएगी, राइट जी। अच्छा, लेकिन हम किस नतीजे पे पहुंचे? हम इस नतीजे पे पहुंचे कि रिजर्वेशन प्राइस और रिजर्वेशन प्राइस इज मिनिमम अमाउंट, यहाँ 1600 लिख देता हूँ, मिनिमम अमाउंट दैट ए सेलर विल एक्सेप्ट एज द विनिंग बिड, एक सेलर इसे एक्सेप्ट करेगा एज अ विनिंग बिड, राइट जी। कोई चीज मुश्किल तो नहीं कह दी मैंने। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, रिजर्वेशन प्राइस बहुत सारे फैक्टर्स पर बेस करती है, बहुत सारे फैक्टर पर बेस करती है। देखिए बाज औक़ात ऐसा होता है कि रिजर्वेशन प्राइस का ताल्लुक प्रॉफिटेबिलिटी से जा जुड़ता है कि एक फर्म कितना प्रॉफिट कमाना चाहती है। आप बताइए, जो ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है फर्म वो चीज सस्ती बेचेगी, क्या हाल है, या जो कम कमाना चाहती है? इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। कहते हैं फर्म डज नॉट सप्लाई गुड्स टू द मार्केट आउट ऑफ गुडविल, यानी कि पहले से फर्म की एक गुडविल होती है, इंटर, यानी कि उसकी एक क्या कह सकते हैं, होते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कि बंदे का पहले से ना एक ताल्लुक बना होता है, एक नाम बना होता है। क्या होता है गुडविल का मतलब, क्या है, नाम बना होता है। तो इट डज, it is done as means of marketing profit. It is assumed that a firm acting rationally will produce good up until the point where it is no longer profitable. अगर रैशनल इफेक्ट बिहेव करेगी तो अच्छा मुनाफा कमा लेगी। इन ऑलमोस्ट ऑल फर्म देयर आर कम अ पॉइंट वेयर प्रोड्यूसिंग और सेलिंग एन एडिशनल यूनिट विल इनकर अ लॉस, कि अगला यूनिट नुकसान में होगा तो हम क्या करेंगे, अगले यूनिट की तरफ नहीं जाएंगे, जहां तक मुनाफा है वहां तक बेचेंगे या कमाएंगे या प्रोड्यूस करेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। फर्म विल प्रोड्यूस अप टिल अंटिल दैट पॉइंट, भी जहां तक मुनाफा है वहां तक जाएगा। जैसे वो 1700 पे रहता तो 1800 पे रहता, लेकिन वो एंडिंग पॉइंट कहां पहुंचा, 1600, 1600 से आगे इसका क्या है, नुकसान है, तो वो कहता है बस इससे कम जाएगा। तो हर फर्म यही करती है कि अगर प्राइस को मिनिमाइज करने पे आए तो कहाँ मिनिमाइज करेगी, जहां उसका लॉस कम से कम हो जाए, उसे मुनाफा हो रहा हो, या नुकसान है तो नुकसान ना हो, सॉरी मुनाफा आ रहा हो। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिजर्वेशन प्राइस, इट इंडिकेट प्राइस लेवल बिलो विच इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर अ फर्म टू सप्लाई, यानी उससे नीचे वो सप्लाई कभी भी नहीं करेगा। तो जैसे 1600 पे उसको कुछ मुनाफा मिल रहा है, 1700 पे थोड़ा ज्यादा मिल रहा होगा, 1800 पे इससे भी ज्यादा मिल रहा होगा, लेकिन उसने यहाँ लाके ब्रेक लगा दी क्योंकि इसके नीचे उसका क्या शुरू हो जाता है, लॉस। तो दोबारा पढ़ लीजिए, ए फर्म डज नॉट सप्लाई गुड्स टू द मार्केट आउट ऑफ गुडविल, यानी अपने नाम नहीं खराब करेगी। क्यों, 1600 से कम पे बेचे बिल्कुल ही आपका नाम खत्म हो जाएगा। It is done as means of marketing profit, sorry, making profit. In economics, it is assumed that firm is acting rationally, कि firm rationally act करेगी और वो वहां आके रुक जाएगी जहां उसका क्या हाल है, नो मोर प्रॉफिट, इससे ज्यादा मतलब प्रॉफिटेबल रहेगी नहीं, लॉस में जाएगी, तो इससे नीचे वो नहीं जाएगी। इसका मतलब है ये 1600 से नीचे उस बेचारे का क्या था, इसके नीचे उसका नुकसान है। अच्छा, ये बात समझ आती है आपको, लैंग्वेज मुश्किल तो नहीं लग रही, यानी नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, नो लॉन्गर यानी इसके बाद वो नुकसान में चली जाएगी, मुनाफे में नहीं रहेगी, राइट जी। अच्छा बच्चों, अब एक बात आ गई कि फैक्टर कौन से इफेक्ट कर रहे हैं। कहता पहली बात है डिस्पोजेबल इनकम ऑफ बायर, यानी देखिए प्राइस तय करते वक्त सिर्फ वो ये नहीं करेंगे कि, ये तो बात जायज है कि वो लॉस में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन याद रहे वो बाकी चीजों को भी कंसीडर करेंगे, सिर्फ अपने आप को नहीं, बाकी चीजों को भी कंसीडर करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि वो सिर्फ ये नहीं करेंगे कि अपना ही मुनाफा कैलकुलेट करें, बाकी चीजें भी तो पेश नजर रखेंगे। मिसाल के तौर पे दो बायर आ गए, कौन से बायर आ गए जी, दो बायर आ गए, ठीक है ना। अच्छा जी, अब फर्ज कर लें कि दो बायर है, फर्ज करें एक
बायर का नाम है एक्स, लेट्स से ये मुबशिर साहब, और एक बायर है दाऊद शाहिद साहब। पढ़ते हैं आप दाऊद शाहिद साहब से? दो बायर। अब दाऊद शाहिद साहब इस कॉलेज के मालिक हैं, मुबशिर साहब मुलाजिम है। क्या हाल है? अब दोनों गए ना एक शॉपिंग करने, और वहां गए, सूट की कीमत कितनी थी? 10,000। मुबशिर साहब रीड किया टैग, और टैग रीड करके क्या किया? वापस रख दिया। क्यों? पैसे नहीं, गरीब आदमी। अच्छा, बिकॉज ही इज नॉट बैक्ड बाय एनफ इनकम। उस जाए इनकम ही नहीं, हो तो मुलाजिम है, रुपया 70-80 हजार कमा लिए, उसमें कहाँ 10,000 का सूट बेचारा लेगा। ठीक है जी। सो डिस्पोजेबल है, और वो कहेगा मेरी डिस्पोजेबल इनकम होती है, काबिल खर्च आमदी, वो मेरे पास इतनी है नहीं। लेकिन दूसरे साहब जो हैं, अच्छा उससे पूछेंगे, वो कहेगा अच्छा ये फिर कितने का होना चाहिए, तो वो क्या कह रहे हैं, बशीर साहब कह रहे हैं ये 7,000 का होना चाहिए। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ, पहले जाता हूँ, देखता हूँ, फिर रख देता हूँ। जे डॉट मेरा फेवरेट ब्रांड है, रख देता हूँ भाई। फिर जब सेल लगती, फिर वाकई 7,000 का हो जाता, फिर जाके ले लेते हैं। लेकिन दूसरे दोष है साहब, हम रीड करते हैं प्राइस और साथ ही क्या कहते हैं, ओ इट्स प्राइस सो पॉकेट फ्रेंडली। अब एक बंदा 25 लाख रुपए महीना लेके जा रहा है सीएफए, या 20 लाख, है जी, उसके लिए तो 10,000 का सूट पॉकेट फ्रेंडली होना ही होना है। नहीं बच्चों? और आपने फर्क भी देख लिया होगा, कपड़ों शपड़ों से पता तो लग ही जाता सारी बात का। आज का दुनिया दुनिया बड़ी जमाना साज हो गई है, अंदाजा कर लेती कि यार ये बंदा मुझसे नहीं लग रहा है। नहीं बच्चों, दो बंदे लैपटॉप उठा के लाए हैं, उसके बाद दो बंदे छतरी लेके खड़े। अच्छा, पढ़ाने में भी फर्क होता है। ये जो होते हैं ना टीचर वीचर, ये यहाँ से पढ़ा रहे होते हैं, दिल से नहीं पढ़ाते, मालिक दिल से पढ़ाता। हाँ, आज देखा होगा पसीना निकल जाता मालिक का। क्यों? ऐसे डायरेक्ट आ रहे हैं ना, और हम क्या कर रहे थे, स्टोरियां, कहानियां, वजह, वैसे इंटरेक्ट थोड़ा बना रहे। तो फर्क तो होता है ना बच्चों, है कि नहीं? आपने थोड़ी देर से बाद आप समझ जाएंगे वो बात। अच्छा बच्चों, तो बात असल में क्या है जी कि वो कहता है कि मैं कॉस्ट को तो देखूंगा ही, मैं नुकसान में नहीं बेचूंगा, नुकसान में, लेकिन मैं अपने कंज्यूमर की पॉकेट का भी अंदाजा करूंगा कि इसकी पॉकेट में कितने पैसे हैं। क्या हाल है? उसने क्लियर ही कहा है कि यार एक गरीब आदमी जाएगा, वो भी यार ये चीज महंगी है, और जिसके पास खातिर हुआ इनकम है, उसके लिए क्या है, पॉकेट फ्रेंडली, है ना जी। ये पिछली दफा की बात है, मैं बैठा था ऐसे प्रिंसिपल ऑफिस में, दाऊद शाहिद साहब से पूछा आज कितनी फीस इकट्ठी हुई है? अभी वो बताने लगा, तो भाग के जो बेटा नए वाला आईफोन एक लेके आओ। बच्चा भागा गया, जाके फीस सेंटर से नए वाला आईफोन ले आया। लो बताओ, ये देखो सैमसंग A5, पीछे नाम भी लिखा हुआ है कहीं गुम ना जाए, और आगे से उसकी हालत देखो, ओए नीड टू रिप्लेस द स्क्रीन कवर, है जी, और घड़ी सैमसंग। मजबूरियां क्या करें? एप्पल सुबह खाते हैं सिर्फ हम, वैसे एप्पल हमारे करीब नहीं आता। ये मिल जाता है 200-250 रुपए किलो, हम ये खा लेते हैं, जो मिलता है वही खाओ। क्या हाल है बच्चों? अच्छा जी, तो वो क्या कहता है, कहता है मैं कॉस्ट से नीचे तो नहीं बेचूंगा, लेकिन मैं ख्याल रखूंगा अगर मेरा कंज्यूमर अमीर है तो जाहिर है उसके लिए कीमत क्या होगी, लिहाजा कहता है डिस्पोजेबल इनकम वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, और जब ये प्राइस तय करते हैं तो ये अपने कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम को पेश नजर रखते हैं। तो कहता है फर्म हैज टू ऑब्जर्व एनालिटिकली बाइंग पैटर्न एंड डिस्पोजेबल इनकम ऑफ बायर्स। इसका मतलब है इसमें जो वाई है ना वो उनका बायर है, और एक्स वैसे ही गरीब आदमी है जिसको उसने नई गाड़ी की सैर कराने के लिए कहा चल यार मेरे साथ चलता हूँ, उसने कहा चला जाऊंगा, उन्होंने कहा शायद रास्ते में कोई सैंडविच ही खिला दे, तो उसके साथ बैठ के चला गया। अब वो वहां गया तो उसने कहा चल यार शर्ट खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं। तो वो बता रहा है
कि जो उनका एक्चुअल कस्टमर है उसके मुताबिक उन्होंने कीमत सही रखी हुई है, और जो रैंडम विजिटर है उसके लिए नहीं, चूंकि उसको तो उन्होंने असेस ही नहीं किया, वो उनकी टारगेट मार्केट है ही नहीं। तो हर कंपनी अपनी टारगेट मार्केट के मुताबिक चीज की प्राइस रखती है। क्या हाल है कि नहीं? अब देखिए ना, चिंगान का भी एसयूवी है, वो फॉर्च्यूनर जितना ही है, वो मिल जाता है 70 से मेरा 90 लाख का, और उसी साइज में फॉर्च्यूनर है टोयोटा का, वो मिलता है 2 करोड़ 25 लाख रुपए का। क्या हाल है? तो हर एक ने अपने बायर के मुताबिक कीमत रखी होती है। क्लियर बच्चों? तो इसका मतलब है पहली चीज का क्या ख्याल रखेगा भाई, कीमत से नीचे नहीं बेचेगा, जाहिर नुकसान। और दूसरा क्या ख्याल रखेगा, बायर की जेब में, तो इसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम ऑफ बायर। अच्छा, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? काबिल खर्च आमदनी। अच्छा, आपके अब्बू की सारी आमदनी काबिल खर्च है? नहीं। पहले कागजों में एक आमदनी आती है, उसका एक हिस्सा टैक्स कटता है, प्रोविडेंट कटता है, पेंशन फंड कटता है, उसके बाद जो नकद मिलती है उसको हम क्या कहेंगे? वो डिस्पोजेबल इनकम। राइट जी? यानी फर्ज करें आपके अब्बू की तनख्वाह है 3 लाख, ठीक है, उसमें से 10,000 टैक्स कट रहा है, तो 10,000 डिस्पोजेबल में, अगर उनका प्रोविडेंट 5,000 कट रहा है तो वो नहीं आएगा, और अगर 10,000 उनका पेंशन फंड कट रहा है तो उसमें 27,000 रुपया काट के 2 लाख, कितना? 27,000 काटा यार है, 73,000, ये उनकी क्या है? ये उनकी डिस्पोजेबल। राइट जी? तो ये तय करेगा, ये ज़हन में रखेगा कि मेरे कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, और कीमत उसके मुताबिक की है। एक कॉस्ट का ख्याल रखेंगे, एक कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम का, जो आपका कंज्यूमर है वो एक्स वाला नहीं, वाई वाला। अच्छा बच्चों, दूसरा क्या है, ये भी ख्याल रखेंगे कि साथ ही इंपोरियम माल में इधर जे डार्ट है, ऊपर वाली फ्लोर पे जाओ तो डाइनर्स है, तो ख्याल रखेंगे डाइनर्स वाला कहीं मेरे से सस्ता तो नहीं बेच रहा। इसको कहते हैं गोइंग रेट। मतलब क्या होता है गोइंग रेट? यानी आज के दिन फर्ज करें कि आपने एक ड्राइवर हायर किया है और उसकी सैलरी रख दी 70,000, तो दोस्त क्या कहेंगे, यार ज्यादा रख दी, कितनी होनी चाहिए थी यार? 40 ठीक थी। 40 का मतलब क्या है? ये क्या रेट है? गोइंग रेट। मार्केट में ड्राइवर की तनख्वाह क्या चल रही, मार्केट में सूट की कीमत क्या चल रही, इसको क्या कहेंगे? गोइंग रेट। द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स and the buyer's attention to related information available also impact the reservation price. Companies set its products, and if substitutes are readily available, and if the buyer is rational and has a close watch on the information thus available, then firm might need to set a lower reservation price for its products एंड वाइस वर्सा। अगर कंज्यूमर विजिलेंट है और वो कंपेयर करता है, तो उसको बड़ी केयरफुली अपनी कीमत को विजिलेंटली कम रखना पड़ेगा, वरना डाइनर्स वाले कस्टमर ले जाएंगे आपका। राइट जी? सो इट मीन दैट 3 बातें होंगी रिजर्वेशन प्राइस में। पहले, कॉस्ट से कम कोई नहीं बेचेगा, जहां नुकसान होता होगा कोई नहीं बेचेगा। दूसरी बात, कंज्यूमर की जेब का ख्याल रखा जाएगा कि कंज्यूमर की जेब में कितने पैसे हैं, उसकी डिस्पोजेबल इनकम के मुताबिक प्राइस रखी जाएगी। और तीसरी चीज का ख्याल रखा जाएगा कि मुतबादिल चीजें कितने में बिक रही हैं। आप नहीं चाहेंगे कि उनसे ज्यादा महंगा रख के अपनी कस्टमर को जाया करें। राइट जी? अच्छा, तो वैसे जे डॉट एंड डायनर्स का जो मेल क्लोथिंग में फर्क है, डायनर्स के वेस्ट कोट बड़े अच्छे होते हैं और जे डॉट के कुर्ते और सूट बड़े अच्छे होते हैं। एक बड़ा फर्क है। जे डॉट के वेस्ट कोट नहीं अच्छे, वेस्ट कोट। जे डॉट की नमाज वाली कैप बड़ी अच्छी, अगर आप खरीदें तकरीबन है कोई 3,000 की आएगी, लेकिन बड़ी कमाल कैप है, बड़ी कमाल कैप है। वो इसलिए कि इंसान इतने महंगे कपड़े पहन लेता है तो कैप भी अच्छी होनी चाहिए। क्या हाल है भी, जो अल्लाह की चीज है नमाज की, वो भी अच्छी होनी चाहिए। क्या हाल है?
अच्छा बच्चों, ऑब्जेक्टिव, फर्म का ऑब्जेक्टिव भी मैटर करता है। देखिए दो कंपनियां हैं, एक ए है और एक बी है। कहता है ए वेल स्टेब्लिश कंपनी है और बी अभी नई नई आई है, तो बताइए कौन हाई प्राइस रखेगा? क्यों? वो वेल स्टेब्लिश्ड है, उसका नाम बन चुका है, और बी अभी मार्केट में नया नया आया, वो अपनी कीमत को क्या रखेगा? कम रखेगा। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ना ना ना, लफ्ज पे मैंने ध्यान लगाया है, पेनिट्रेटिंग प्राइस। पेनिट्रेटिंग एकदम पेनिट्रेट कर जाए, नाम बन जाए, फिर आहिस्ते से क्या करेंगे? प्राइस ऊपर कर देंगे। राइट जी। अच्छा बच्चों, तो अब जी क्या कह रहे हैं? आपने फिर बातें कितनी कर दी? आपने तो काफी सारी बातें कर दी। पहली बात आपने क्या की है? कीमत से कम में नहीं बेचेंगे, जहां नुकसान शुरू होगा बंद कर देंगे। दूसरी बात आपने क्या कही? कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम का ख्याल रखेंगे, उसकी जितनी डिस्पोजेबल इनकम होगी उसके मुताबिक कीमत रखेंगे। अगर हमारे कंज्यूमर अमीर हैं तो ज्यादा रखेंगे, अगर हमारे कंज्यूमर गरीब हैं तो कम रखेंगे। अच्छा बच्चों, अब देखिए ना, पैक क्या, यही पैकेज कितने का है? वन, 2 लाख, 2 लाख 10,000 का। डिस्काउंट करेंगे 1 80 का आ जाएगा, क्योंकि उनका कंज्यूमर अमीर है। और हमारा कितना है? नहीं, 30 से 50 को है वैसे। 30 किसी ने को फार्म शाम लगा दिया होगा, बिल बिजली का। अच्छा, तो 50 को होगा। तो ये क्या है? हमारा कंज्यूमर गरीब है, तो हमने उसके मुताबिक रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये नहीं समझना हम गरीबों के प्यार पे पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कि मुझे तो पैक से ऊपर कई दफा आई है कि आप आ जाएं, लेकिन हर दफा सैलरी में थोड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, ऐसे 3 4 साल पहले भी यही हुआ था, सैलरी का मसला नहीं बन सका था। अच्छा बच्चों, एनीवे, तो किसी वक्त हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा चलो, एनीवे, तो हम बात क्या कर रहे थे? बात ये कर रहे थे कि जी इन डिस्पोजेबल इनकम जो है वो भी देखेंगे कि बंदा अमीर है तो ज्यादा चार्ज करो, गरीब है तो। और ये भी देखेंगे कि बाजार में बाकी चीजें इसके मुकाबले में कितने की मिल रही है। हम कभी ये नहीं करेंगे सब्स्टिट्यूशन से कीमत ज्यादा रखे तो क्या हो, चीज की बिकनी या सेल बंद कर दे। और ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव पेश नजर रखेंगे। एक कंपनी पुरानी वेल स्टैब्लिश है, कीमत ज्यादा रखेगी, और एक नई कंपनी है वो क्या करेगी? कम रखेगी। कम कीमत रख के पहले तो ये कहता है कि जो पुरानी कंपनी है ना वो रखेगी 8,000 सूट की कीमत, और नई कंपनी 5, ताकि एक दफा ये चीज हो जाए, फिर उसके बाद कीमत बढ़ा देंगे। और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ये तो पहले भी पे कह चुका है, कहता है कि मैन्युफैक्चरर कभी भी कॉस्ट से नीचे नहीं बेचेगा। इसका मतलब है अगर हम सारी चीजों का अंदाजा लगाएं तो एक तो कॉस्ट है, कॉस्ट से बिलो नहीं बेचेगा। और दूसरा क्या बच्चों? दूसरा वो देखेगा उसकी इनकम, जिसको आपने क्या कहा बच्चों? डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है जी। और बच्चों क्या है? सब्स्टिट्यूट की कीमत या गोइंग रेट। ठीक होगी बात? क्या हाल है बच्चों? तो डिस्पोजल इनकम, और सेकेंडली कंपनी का इमेज। कंपनी का इमेज, अगर वो वेल एस्टेब्लिश्ड है तो क्या करेगी? मैं लिख देता हूँ कहीं आप भूल जाएं कि इसका मतलब किससे है, कि कंपनी कब क्या वेल एस्टेब्लिश है या नहीं है। सही हो गया बच्चों? नो प्रॉब्लम जी। मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने कोई? ठीक है जी, डन कर दे इसको। चलो, ये बच्चों हो गए हमारे पॉइंट्स। अब चलते हैं, एक और काम कर लेते हैं। ये वैसे आपके सामने है किताब में, देख लिया आप लोगों ने? यही पॉइंट्स है सारे। अच्छा बच्चों, अब चलते हैं, बात करते हैं आज हम पेरिशेबल गुड्स पे ना। अच्छा बच्चों, पेरिशेबल गुड्स होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं। हमारी किताब में जो लिस्ट है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। अभी समझाने के लिए दो चीजें हम मान लें पेरिशेबल, जो रियली पेरिशेबल है, एक टमाटर और एक मछली। टमाटर जो है वो एक दिन से ज्यादा होल्ड नहीं होते, और मछली एक दिन भी मुश्किल ही होल्ड होती है मेरे ख्याल में। ठीक है नहीं? अगले दिन उसकी शक्ल ऐसे हो जाती है जैसे सीए के बच्चे का रिजल्ट आने वाला हो, तो ऐसी शक्ल बन जाती है मछली की। अच्छा बच्चों, तो
अब बच्चों बात ये आ गई कि ऐसी सूरत हाल में कैसे कर बनेगा। तो वो कहता है जी कि ऐसी सूरत हाल में जब आप कर बनाओगे ना, तो सप्लाई कर बनेगा वर्टिकल। सप्लाई कर बनेगा वर्टिकल। ठीक है जी। जब भी किसी चीज पर प्राइस का असर ना हो, सप्लाई हो या डिमांड हो, सप्लाई हो या डिमांड हो, अगर उसमें प्राइस का असर नहीं ना हो रहा, हम उस कर्व को वर्टिकल बना देते। ठीक है जी। रिपीट करता हूं, अगर प्राइस का असर ना हो डिमांड या सप्लाई किसी पे भी, हम उसे वर्टिकल बना देते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वो कॉन्सेप्ट है कि कोई बंदा किसी की बात ना माने, तो उसे कहते हैं तू बंदा है कि खंबा है, अपनी जगह से हिलता ही नहीं। ऐसे कहते हैं ना। तो बंदा किसी की बात ना माने तो क्या कहते हैं? यार तू बंदा है कि खंबा है, अपनी जगह से हिलता ही नहीं। इसी तरह आज सप्लाई प्राइस की बात नहीं मान रही, तो हमने उसको क्या बना दिया? उसको भी खंबा बना दिया। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो या ज्यादा हो, उस पर असर नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? अभी आज सुबह उठ के हमने ऑर्डर दिया था, पिछले दिन सॉरी, कि 18 ट्रक टमाटर के आ जाने चाहिए लाहौर में। कितने बच्चों? 18 ट्रक टमाटर के लाहौर में आने चाहिए। अब आज का दिन आ गया, आज कितने ट्रक आए हैं? 18। अच्छा, अगर कम ज्यादा हुए तो हम मंगवा लेंगे। और क्यों भाई? कम पड़ गए तो और मंगवा लेंगे। अभी फोन करेंगे ऐसे, बस वो इंटरनेट से भेज देगा टमाटर। टमाटर फसलों से तोड़ने पड़ते हैं पहले, जाहिर है पौधे से अलग करने पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि जनाब आपने व्हाट्सएप पे टमाटर मंगाया और व्हाट्सएप से टमाटर ठक ठक करके गिरने शुरू हो गए। क्या हाल? अब वो आज कहेंगे तो कल आएंगे, आज इतने ही आएंगे। अब आज कहेंगे यार वो कम आए थे, तो वो क्या कहे यार कल तुझे 20 भेजने। क्या हाल? और अगर वे ज्यादा है तो अच्छा कल 16 भेजने। ऐसे ही होगा ना। इसका मतलब आज के दिन टमाटर की कीमत किस पे बेस करती है? डिमांड पे। सप्लाई पे बेस नहीं करती। सप्लाई तो वर्टिकल। वो कैसे? फर्ज करें अगर तो रूटीन में उतने ही लोग हैं लाहौर में जितने होते हैं, तो टमाटर मिलेंगे 80 रुपए किलो। लेकिन अगर लाहौर में तमाम घरों में मेहमान आ गए हैं जी दूसरे शहरों से, तो उनके लिए पकेगी कढ़ाई। कढ़ाई चाहे चिकन की हो या हो मटन की, इवन बीफ की, टमाटर तो लाजमी डलेंगे। बल्कि टमाटर क्या, उसके अंदर तो ये होता है लंबी सी कढ़ाई होती है, ऐसे फैला के रखते हैं सालन को। और ऊपर उसके जब पक जाता है, हल्का सा धनिया भी डालते हैं, थोड़ा थोड़ा अदरक, और थोड़ी सी एलोपिनो काट के। एलोपिनो होती है हरी मिर्च, खुशबू वाली होती, कड़वी थोड़ी होती। सात अफगानी रोटी है जी। क्या बात, बड़ा मजा आता है। चले यार वापस आए, आपकी इन चक्करों पड़ गए। बात ये है कि आज जो टमाटर है ना बच्चों, वो डिपेंड करते हैं यहाँ की डिमांड पे, सप्लाई पे नहीं। सप्लाई उठा रही नहीं। अगर मेहमान आ गए फैसलाबाद से, गुजरावाला से, सियालकोट से, कराची से, तो ये सारे मेहमान अगर लाहौर में आ गए, तो फौरी तौर पे घरों में कढ़ाइयाँ पकेंगी। और डिमांड अगर D1 है तो क्या हो जाएगी? D2 हो जाएगी, यानी डिमांड में इजाफा होगा। टमाटर एकदम से उठेंगे और चले जाएंगे 140 रुपए पे। क्या वजह? दूसरे शहरों से मेहमान आ गया और एकदम घरों में कढ़ाइयाँ पकनी शुरू हो गई। क्या हाल है बच्चों? आप आम हालात में क्या है, टमाटर लेने अम्मी कहेगी बेटा अब मेहमान आ रहे हैं, भाग के जा टमाटर लेके आ। आप क्या करते हैं? अम्मी छोड़ोगे चिकन। लेकिन आपके ससुराल आ रहे हो तो फिर तो आप फौरी तौर पे, अगर सर्दियों के दिन है ब्लैंकेट लेके सोए तो फौरन आप भागते हैं कि चलो यार भागो, फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। क्या हाल है बच्चों? ऐसे ही है ना। अच्छा बच्चों, तो अगर फर्ज करो कि जो लाहौर में रहने वाले बच्चे बच्चे हैं वो भी दूसरे शहरों में चले गए हैं, छुट्टियां हो गई थी बहुत ज्यादा, तो लाहौर तो आधा खाली पड़ा होगा। जैसे बड़ी ईद पे, छोटी ईद पे लाहौर क्या होता है? खाली पड़ा होता है, उल्लू बोल रहे होते सड़कों पे। तो वही टमाटर आपको 40 में मिल जाएंगे। क्यों?
क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं। तो डिपेंड करता है। अच्छा आप कहेंगे सर ऐसा होता नहीं है, ईद पे तो महंगे हो जाते हैं। वो पता है क्या करते हैं, वो ईद से पहले कम मंगवाते हैं। उन्हें पता होता है ईद पे लोग होने ही नहीं। अब तो वो लर्न कर गए हैं ना। लेकिन अगर वो उतने ही टमाटर मंगवाएं जितने आम मामूल में मंगवाते हैं तो कीमत गिर जाएगी। इसका मतलब है पेरिशेबल गुड्स में कीमत का जो इन्हिसार है वो ज्यादातर डिमांड पे है, सप्लाई पे नहीं है। क्योंकि पेरिशेबल गुड का स्टॉक कोई नहीं ना है। अगर स्टॉक होता तो क्या होता, कीमत बढ़ती, वो थोड़ा स्टॉक से माल और निकाल लाता। लेकिन इसका स्टॉक तो होता ही नहीं है। क्या हाल है बच्चों? ऐसे ही है, क्योंकि इसका स्टॉक होता नहीं इसलिए इसमें ये चीज जो है ये हो नहीं सकती। क्लियर बच्चों? मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने तो जब भी आप पेरिशेबल गुड्स की बात करेंगे उसका सप्लाई कर कैसा होगा? वजह क्या है? प्राइस का सप्लाई पर कोई असर नहीं है, पड़ ही नहीं सकता। क्या हाल है बच्चों? राइट जी। प्राइस का सप्लाई पर कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टॉक नहीं है। अगर महंगी होगी वो स्टॉक से ला तो नहीं सकता, स्टॉक है ही नहीं। 18 ट्रक हैं पेरिशेबल गुड, ऐसे स्टॉक होते ही। डिमांड बढ़ेगी तो महंगी, डिमांड घट गई तो सस्ती। इसलिए आप देखते हैं एक दिन यार कमाल होता है, टमाटर लगे हुए 60, अगले दिन लगे हुए 120। आप कहते हैं यार हुआ क्या? तो जब आप उसको पूछेंगे यार कहानी क्या है भाई, ये क्या हो गया, वो कहेगा भाई आज मंडी से इसी रेट पे मिले हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है, आज रेट ही यही था मार्केट। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? राइट जी। क्यों भाई, बात समझ आती है? किताब में क्या लिखा है पढ़ के देखिए जरा। अच्छा ये डायग्राम गायब हो जाएगा अब जब मैं हटाऊंगा इसे। आपने नोट करना है तो कर लो। आप पास है ना डायग्राम? चलो बस ठीक है, किताब से जरा देख लेते हैं बच्चों। पहले वाली तो जो थी डिस्कशन वो ली ही मैंने किताब से थी, वही हेडिंग से। समझ आई ना बात की? अच्छा इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है। इसमें कहता है वही बात ये है। बस बस बस, बस। चलो, यहाँ पे है उधर। फास्ट क्यों है तुम? अच्छा भाई, ये कौन सा 53 आ गया? ये रहा बच्चा। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। कहते हैं कि पेरिशेबल गुड्स आर दोज गुड्स which have less life to store, generally consumed quickly for dairy products, fruits and vegetables. कहते हैं द डायग्राम वर्टिकल सप्लाई कर्व शोज कि गुड क्या है, शाबाश बच्चों, पेरिशेबल। गुड क्या है? पेरिशेबल है। ठीक है। तो वर्टिकली अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि गुड क्या है। एक मिनट यार, इसने मानना ही नहीं। कहता है कि सिस्टम आपका जो है बहुत छोटा है और काम आप बहुत बड़ा ले रहे हैं इससे। है भाई, गुस्सा कर गया गुस्सा। ये रहा, अब जरा देखते हैं ये लिखता है इसके ऊपर। यस, ये रहा। ठीक है जी।
तो कहता है कि पेरिशेबल गुड्स हैं, इसलिए वर्टिकल रहेगा। और while price is affecting along the demand curve, as the demand side is dominant in the price determination, तो price determination में ज्यादा dominant कौन रहेगा? डिमांड रहेगा। अगर डिमांड बढ़ गई तो प्राइस से ऊपर चली जाएगी, और अगर कम हो गई तो प्राइस नीचे आ जाएगी। राइट जी, ये एक्सप्लेन किया है। ये किसकी सी सप्लाई थी? पेरिशेबल गुड की। अच्छा, ड्यूरेबल गुड की सप्लाई कैसी होती है? हैरानगी की बात है, जब तक स्टॉक अवेलेबल है नॉर्मल, और जब स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाता है तब वर्टिकल। जब तक स्टॉक अवेलेबल है तब तक नॉर्मल, और जब स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब वर्टिकल। इसकी क्या वजह है? कहते हैं फर्ज करें हम एक प्रिंटर बेच रहे हैं जो स्टॉक में पड़ा हुआ है। प्रिंटर बेच रहे हैं जो स्टॉक में पड़ा हुआ है। अच्छा, उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, प्राइस बढ़ती जाएगी, लेकिन प्रिंटर निकल निकल के स्टॉक से आते रहेंगे। रिपीट करते हैं, प्राइस बढ़ती रहेगी, सॉरी डिमांड बढ़ती रहेगी, माल स्टॉक से निकलता रहेगा, आता रहेगा और बिकता रहेगा। जैसे डिमांड फर्ज करें D1 थी, D2 हो गई, D3 हो गई, जैसे जैसे बढ़ती गई वो लाला के स्टॉक से माल देता गया, लेकिन एक वक्त आया स्टॉक क्या हो गया? खत्म हो गया। जब स्टॉक खत्म हो गया तो ये भी टमाटर वाला केस बन गया। क्या हाल है भाई? टमाटर में भी क्या था? गोदाम में माल नहीं ना था, और इसमें भी क्या हुआ? गोदाम में माल नहीं है। क्या हाल है? खत्म हो गया। अब कोई आगे गए, मैं तुम्हें देता हूँ फर्ज करो 50,000 रुपये आखिरी बिका है, वो कहता मैं तुम्हें देता हूँ 65,000, मैं देता हूँ 70,000, मैं कहता हूँ 80,000, मैं कहता हूँ 1 लाख। वो क्या कहेगा? वो कहेगा क्वांटिटी वहीं रुकी हुई है, सप्लाई है ही नहीं। सप्लाई है ही नहीं, जितनी मर्जी कीमत बढ़ा लें, बल्कि कीमत बढ़ाता रहेगा कंज्यूमर। क्या मैं 1 लाख दूं, कोई आएगा कहेगा 75,000 दे दूं, कोई कहेगा 70,000, ज्यादा कीमत लगाते रहेंगे जिस जो एक्चुअल है, लेकिन सप्लाई होगी नहीं। तो जब तक सप्लाई दस्तयाब है स्टॉक में, तब तक सप्लाई का कैसा होगा? नॉर्मल। और जब खत्म हो जाएगा वर्टिकल। अच्छा, ऐसा हमारे यहाँ हर दफा एसीओ में होता है। जब गर्मियां शुरू होती हैं तो ग्री के एसी दस्तयाब होते हैं, पहले कीमत बढ़ती जाती है लेकिन एसी मिलते रहते हैं। फिर एकदम खबर आती है एसी 3.5 पौने 3 लाख का भी नहीं मिल रहा, 3 का भी नहीं मिल रहा, 260 का भी नहीं मिल रहा। क्यों? जितना गोदाम था वो सारा खत्म हो गया। तो क्या बच्चों मुश्किल बात तो नहीं करनी मैंने कोई? अगर टमाटर होंगे तो उनकी कर्व कैसी होगी? वर्टिकल, चूंकि उसका गोदाम है ही नहीं। ठीक है जी, डिमांड ज्यादा हुई महंगा हो गया, डिमांड कम हुई तो सस्ता हो गया। लेकिन अगर ड्यूरेबल गुड है, मिसाल कौन सी दी इसने? कहता है ड्यूरेबल गुड्स की लाइफ क्या होती है? लंबी होती है, और इनका स्टॉक दस्तयाब होता है। तो जब ये इनका स्टॉक खत्म हो जाता है, ये क्या हो जाती है? सप्लाई कर वर्टिकल, फिर कीमत ज्यादा देने पर भी वो दस्तयाब नहीं होती। राइट जी, कहता है कि फिगर शोज दैट, या डायग्राम शोज दैट effect of change in demand on price of durable commodity। कहता है the supply of printer is fixed after a certain quantity available in stock, although it can increase initially by taking more from the store। शुरू में ये बढ़ाई जा सकती थी, कहां से लेके? स्टोर से। ठीक है, up to that limit the supply curve will be positively sloped। तो वहां तक सप्लाई कर्व क्या रहेगा? और जब वो स्टॉक क्या हो जाएगा खत्म, तो उसने क्या लिखा? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट नहीं होता, एग्जॉस्ट खत्म हो गया, तो इट विल बिकम वर्टिकल। आफ्टर दिस लिमिट राइजिंग डिमांड will drastically pressure on the price of printer। इसके बाद डिमांड बढ़ेगी तो एक बड़ा प्रेशर कीमत पे जाएगा, सप्लाई में इजाफा नहीं होगा, सप्लाई उतनी नहीं रहेगी। राइट जी, मुश्किल बात तो नहीं करती कोई? सब बच्चों को बात समझ आ रही है? चलो अच्छी बात है। तो आज क्या क्या पढ़ा आपने? पेरिशेबल गुड और रिजर्वेशन प्राइस भी पढ़ी। और रिजर्वेशन प्राइस किसको देख के रखते हैं? कॉस्ट देखते हैं, डिस्पोजेबल इनकम देखते हैं, गोइंग रेट देखते हैं,
और कंपनी की स्ट्रेटेजी भी देखते हैं कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या है। राइट जी, आज के लिए इतना काफी है कि और पढ़ना चाहिए? बस थके आप लोग? अच्छा, कि शुरू से थके हुए थे? नहीं, मुझे एक दिन सलीम साहब ने बुलाया, हमारे बहुत बड़े एडमन, उन्होंने कहा बशीर साहब एक क्लास दे रहे हैं, आपको पढ़ा लेंगे। मैं कहा जी पहले भी पढ़ाते हो, ये कौन सी बड़ी बात है? कहते नहीं, इस बार जो क्लास दे रहे हैं वो बड़ी थकी हुई। आपको कैसे पता करते यार? बच्चे यहीं आते हैं, एडमिशन लेते हैं, को दो चार बातें करो, पता लग जाता बच्चे थके हुए। असल में हमारा मसला ये, हमारे ज्यादा बच्चे आए थे मेडिकल से, और मेडिकल वाले बच्चे ना लींबू नहीं छोड़ देते। हाँ, बच्चे बेचारे को इतना थका देते हैं, इतना थका देते हैं, वो जब यहाँ आता है तो कहता मैं तो थका हुआ हूँ। भाई उसको डॉक्टर बनना, उसको इतना ना थकाओ, उसको थोड़ा बहुत पढ़ाओ, आगे जाके डॉक्टर बनने वो तो पढ़ना ही है। क्या हाल है ना? तो मुझे याद है, हमारी एक हुआ करती थी स्टूडेंट मेरी, तो उसकी एक सहेली होती थी उधर अपना शीफ मेडिकल सिटी। वो तस्वीरें भी खिंचाती थी, गप्पे भी लगाती थी, जूस भी पीती थी, डॉक्टर भी बन गई। अब बाहर जाके स्पेशलाइज भी करी है, प्राइवेट पढ़ी है। मैं इसलिए जानता हूँ, वो मेरी अम्मी वहां दाखिल थी, उन्हें ब्लड की जरूरत थी, तो मैंने यार पूछा कि इससे यार ब्लड मिल जाएगा। वो लड़की ने अपनी सहेली को फोन किया, वो उधर डॉक्टर थी, सॉरी मेडिकल कर रही, वो आई आकर, मैं मुझे फोन आया कि वो जी कोई फीमेल आई है ब्लड देने। मैं कहा, अच्छा, मैंने तो अभी बात ही की है। अगर बस बात की है, इससे पहले बच्चे पहुंच गए वहां। तो पता लगा कि जनाब उन्होंने प्राइवेट मेडिकल भी कर लिया है, और जनाब अब वो बड़े आराम से वहां अमेरिका बैठी हुई है। तो मसला ही नहीं, यहाँ जनाब बच्चे हलकान हो जाते हैं पढ़ पढ़ के। ठीक है। और दूसरी बात, अगर मेडिकल कर भी लें यार, एक सवाल है, कर लें क्या फर्क पड़े? कभी आपने किसी डॉक्टर को देखा हो गौर से? कहीं से नॉर्मल लगता है? नहीं ना। तो मुझे इस बात का बड़े अच्छी तरह पता था, मैंने मैट्रिक में आर्ट्स रखी, मैंने कहा ये कमबख्त लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने पढ़ नहीं दी, हमने एफए में आके स्टैट मैथ इकोनॉमिक्स, और मैट्रिक में आराम से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री रख के अपने पेपर दे दिए सुकून से, अच्छे नंबर हमारे। है जी, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े आराम से आके, ना टेंशन ना कोई रोला। हमें पहले दिन ही पता था भाई खून से हमें डर लगता है, तो हम टीका लगवा नहीं सकते, लगाएंगे कहाँ? तो हमने कहा ना भाई, ये हमारे पास का काम ही नहीं, डॉक्टर शक्टर हमने बन ही नहीं सकते, बस बात खत्म। ठीक है, सुकून की जिंदगी गुजारी है हमने, टेंशनें पाली। एक दफा मुझे याद है, मैं वालदा को लेके गया, इंजेक्शन लगवाया था, वालदा की वेन थोड़ी पतली थी, तो वहां एक डॉक्टर थी, उसको फटाफट वेन काबू आ जाए, वेन में इंजेक्शन लगना। वो कश्मीरी थी, कश्मीरी लड़कियां जरा खूबसूरत भी होती है। तो मेरी बातें शुरू हो गई, तो उनको नहीं पता मैं शादीशुदा हूँ। तो बेगम मेरी साथ थी, लेकिन शायद सफेद हुआ। वो बातें करने लगी, कहती मैं तो शादी करूंगी चार्टेड अकाउंटेंट से। कहेगी गल अम्मी ने बता दिया होगा मेरा बेटा सीए को पढ़ाता है। कहेगी कहानी शुरू करती है ने। खैर वो बातें लंबी शुरू हुई, मैंने कहा ये क्या बात हुई? हमने तो आज तक यही सुना है कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से होती है, इंजीनियर की इंजीनियर से होती है, चार्टेड अकाउंटेंट की चार्टेड अकाउंटेंट से होती है, तो ये क्या करो? उसने कहा जी मैं इस फील्ड से बड़ी तंग हूँ। फिर उसने दुख खोले अपने, वो इतने बड़े बड़े दुख थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अभी हम इधर के एआरटीटी में मेरी मदर इन लॉ का ट्रीटमेंट कराना था, वो डॉक्टर बेचारी को 40,000 रुपया सारा देती है, 36 से 40,000। वो बेचारी कर रही काम, एमबीबीएस किए हुए उसको 4-5 साल हो गए। जिनकी रीच है, वो रिश्तेदार 4 बार है, वो तो कोई पेपर पुपर दे के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है जी, और जो बेचारों की रीच नहीं है, वो एमबीबीएस करके यहाँ 40-50 हजार दे रहे हैं। अब भांजी मेरी डॉक्टर है जनरल हॉस्पिटल में, लेकिन भाई वो ननकाना में लगी थी मेडिकल अफसर। लेकिन भाई बात यह है कि मेरा बहनोई रेवेन्यू अफसर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उन्होंने सीट ऐसे निकाली, ऐसे कैसे? डॉक्टर पकड़ा होगा उधर